हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर जल्दी से शुरू करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स इट डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, थर्मो जहाँ पे भी टर्म आ जाती है तो थर्मो से हम क्या बोलते हैं कि वो होता है मीन्स हीट या फिर टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर को हम स्टडी करते हैं किसके रिलेशन में, वर्क एंड एनर्जी के रिलेशन में, तो उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स जो है इसके जनरली क्या है, 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। लेकिन इसमें साथ में एक और लॉ है जिसको हम बोलते हैं जीरोथ लॉ। ये चारों के चारों लॉज जो हैं अभी हम जो है वो समझेंगे एक एक करके। पहले आ जाते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आर देयर आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब क्या मतलब है इसका कि मान लीजिए 3 सिस्टम है, ए, बी एंड सी। ठीक है, और ए और बी जो है वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। ए जो है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो क्या होता है कि जब ये दोनों सिस्टम्स जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो जो तीसरा जो बचेगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। मींस ए और सी जो भी हैं वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, इसको सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, एक कप में मैंने लिया है आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और एक कप में है वाटर जो 70 डिग्री सेल्सियस पे और सराउंडिंग एयर है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो आइस होगी और जो हॉट वाटर होगा वो भी क्या हो जाएंगे, किस टेम्परेचर पे आ जाएंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएंगे। मींस वो भी इसके साथ थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो यही बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जब भी दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो तीसरा वाला भी क्या होता है, उनके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हम समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स। ठीक है, इन एनी प्रोसेस द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, कि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही चेंज है वो होती है। और किसी भी प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यही हमारा सिंपल सा लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने बहुत बार पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एंड इस पूरी जितनी भी प्रोसेस हो रही, जो भी प्रोसेस हो रही है उसमें जो एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। फॉर द थर्मोडायनेमिक साइकिल द नेट हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर। ये स्टेट 1 है एंड ये स्टेट 2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है और हीट ट्रांसफर जब हो रहा है तो वर्क भी हो रहा है। ठीक है, हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q माइनस W। Q क्या यहाँ पे आ जाती है, हीट आ जाती है, एंड W क्या आ जाता है, वर्क आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा ई हम इसको बोल सकते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम कई बार यू से भी लिख देते हैं। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ये जो है इसकी सिंपल सी क्या है, इक्वेशन है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जैसे सन है, सन जो एनर्जी देता है वो क्या है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कौन यूज़ करता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं। प्लांट्स क्या किस लिए यूज़ करते हैं, दे यूज़ इट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यही था हमारा सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है कि द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नॉट इन इक्विलिब्रियम विल टेंड टू
will tend to increase over time approaching a maximum value at equilibrium। मतलब सिंपल बोलता है कि जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो सिंपली क्या स्टेट करता है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज। जो टोटल एंट्रोपी होती है, ठीक है, टोटल एंट्रोपी कैन नेवर डिक्रीज। अब टोटल एंट्रोपी हम किसे बोलते हैं? एंट्रोपी पहले तो समझते हैं, एंट्रोपी हम किसको बोलते हैं? इट इज़ द मेजर ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। जो किसी सिस्टम की थर्मल एनर्जी होती है पर यूनिट टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। और किसी भी सिस्टम में क्या होता है, जो एंट्रोपी होती है, टोटल एंट्रोपी होती है, वो कभी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। ठीक है, इसको हम सीधे से इससे समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या है, हीट फ्लो हो रहा है या हॉट से कोल्ड में हो रहा है, तो अगेन ये स्टेट 1 है एंड स्टेट 2 है। अब एंट्रोपी पहले तो हम इसको जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एस क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। सो दो रिएक्शंस होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड एक होते हैं हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, सो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं? वही रिएक्शंस जो इनको वापस से चेंज किया जा सकता है। जैसे मैं लिक्विड से क्या बना सकती हूँ? लिक्विड मीन्स वाटर, लिक्विड को रहने देते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं सीधा। वाटर से मैं क्या बना सकती हूँ? आइस बना सकती हूँ, एंड आइस से वापस से मैं वाटर बना सकती हूँ। सो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है मीन्स वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उनको वापस से उस स्टेट में नहीं किया जा सकता है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। तो जब भी मेरा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो एंट्रोपी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है? क्यू क्या आ गया यहाँ पे? हमारा हीट आ गया। ठीक है, क्यू आ जाती है हीट एंड टी इज फॉर टेम्परेचर। ठीक है, और वहीं पे जब इरिवर्सिबल होता है तो जो एंट्रोपी होती है वो S2 माइनस S1 मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल करके जो है वो आ जाती है। अब इसमें सिंपल सा जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम रियल लाइफ में कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए ये ब्लॉक ऑफ आइस है। ठीक है, इसको मुझे जब कन्वर्ट करना है वाटर में, ठीक है, सो वाटर में मीन्स मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ रहा है? इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो मेरी एंट्रोपी है वो भी क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज होगी। एंड जब मैं इसी वाटर को वापस से क्या करूंगी? आइस ब्लॉक में कन्वर्ट करूंगी, तो मेरी डेल्टा एस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लेकिन टोटल एंट्रोपी जो रही आइसोलेटेड सिस्टम की वो क्या होगी? कभी भी डिक्रीज नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है? इंक्रीज ही जो है वो होती है। सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नॉट इन इक्विलिब्रियम विल टेंड टू इंक्रीज ओवर टाइम अप्रोचिंग मैक्सिमम वैल्यू एट इक्विलिब्रियम। कि जब भी दो सिस्टम्स हमने लिए हैं और वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या होती है? एंट्रोपी इंक्रीज करती रहती है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लेती है? इक्विलिब्रियम की। जब दोनों सिस्टम्स फिर इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तब एंट्रोपी जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लेती है। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है कि एज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो देन द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी अप्रोचेस मिनिमम। कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो कितना कहाँ पे आ जाता है? एब्सोल्यूट जीरो मीन्स 0 केल्विन या माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस में, तब जो एंट्रोपी है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? एकदम जीरो हो जाती है, मिनिमम आ जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, पहले क्या है, कोई जार है, ठीक है, इसमें हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई। ठीक है, एंट्रोपी भी क्या है? एक मेजर ही है। ठीक है, एक मेजर है, किसका मेजर है? थर्मल एनर्जी का मेजर है। ठीक है, तो जैसे हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, मैंने और टेम्परेचर इंक्रीज किया काइनेटिक एनर्जी और डिक्रीज होगी। जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन हुआ या माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस हुआ मीन्स और ज़्यादा कम हो गया, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, सो इसका सिंपल से डेली लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर वेपर्स, जो वाटर होता है वो गैशियस स्टेट में कैसा होता है? वाटर वेपर्स के फॉर्म में होता है और वाटर वेपर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, सो हाईएस्ट टेम्परेचर जब भी होता है वाटर का तो उस टाइम पे वाटर का स्टेट क्या होता है? वेपर स्टेट होता है। तो वेपर स्टेट में जो उसकी एंट्रोपी है वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, सो वैसे ही जब भी जो मेरा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम होता है तब उसकी एंट्रोपी भी मिनिमम होती है। ठीक है, मीन्स टेम्परेचर जब क्या होता है? टेम्परेचर लो होता है मीन्स सबसे ज़्यादा लो होता है तो एंट्रोपी भी क्या होती है?
मिनिमम होती है। एंड जैसे ही टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, या हाई हो जाता है, तो एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, या एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। नॉट मैक्सिमम, विल से इट, एंट्रोपी भी हाई हो जाती है। तो ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो ये थे हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज। आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए